दोस्तों नमस्कार। क्या खतरे में है इजराइल में नेतन्याहू सरकार? चर्चा के विषय में आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। हालांकि उससे पहले जरा सी भारत की उठापटक पर भी आपसे बात करूंगा। 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आ गए विधानसभा के, और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पूरी तरह पराजित हो गई। लगता था कि ममता बनर्जी को जितना गड्ढे में गिरना था वो 4 मई को गिर गई, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी लगातार गर्त की ओर जा रही है, और वो जिस तेजी से गर्त की ओर जा रही है, मुझे एस्ट्रो शर्मिष्ठा की वो बात याद आ जाती है कि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल कैरियर इस चुनाव के बाद एंड हो जाएगा। लगता है वो बात सच होने जा रही है। इस 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के 80 विधायक जीते, लेकिन महीना भर भी नहीं हुआ कि उन 80 विधायकों में टूट हो गई। दरअसल अभिषेक बनर्जी की तानाशाही, बदतमीजी, गुंडागर्दी और अश्लीलता के चलते उन 80 विधायकों में भी गहरी नाराजगी थी, और ये नाराजगी और तब बढ़ गई जब अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, और जिसमें एक विधायक को एलओपी बनाने की अनुशंसा करी। लेकिन उन्होंने विधायकों से कंसल्ट करना भी उचित नहीं समझा, और कुछ विधायकों के फर्जी दस्तखत कर दिए। ये बात विधायकों को नागवार लगी कि जब विपक्ष में रहकर ये बुरा हाल है, तो ये फिर कभी सत्ता में आ गए तो कितना बुरा हाल होगा। नतीजा ये हुआ कि विधायकों ने बगावत कर दी। लगभग 59 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दे दिया, और उन्होंने अपना एक नया नेता चुन लिया, और विधानसभा अध्यक्ष से मांग करी कि हमारे जो नेता जिसको हमने चुना है उसको एलओपी के रूप में मान्यता दी जाए। 80 में से 59 विधायकों का समर्थन उनके साथ था, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मान्यता दे दी, और नेता विपक्ष का जो रूम होता है विधानसभा चैम्बर में, उसकी चाबी उनको दे दी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो टीएमसी के सांसद हैं वहाँ पर भी टूट होने की संभावना है, और हालात यहाँ भी नहीं है। इससे भी आगे सुनिए कि जिस दिन अभिषेक बनर्जी को कुछ टीएमसी के नाराज लोगों ने उनकी धुलाई करी, उन पर अंडे फेंके, उन पर पत्थर फेंके, शाम को ममता बनर्जी ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को फोन किया, लेकिन अखिलेश यादव के अलावा किसी भी नेता ने ममता बनर्जी का फोन भी नहीं उठाया। खैर, किसी और दिन विषय पर बात करूंगा। इस बीच आपको पता ही होगा, भारत में कुछ घोषित अराजकतावादी हैं। इनको विदेशों से पैसे मिलते हैं, और वो इसी बात के लिए मिलते हैं कि आप भारत में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब कर दो, कानून का शासन बिगड़ जाए, और भारत की प्रगति का मार्ग रुक जाए। ऐसे ही घोषित अराजकतावादियों ने एक पार्टी कागजों पर बनाई है, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। फिलहाल जमीन पर तो मुझे इसका कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित बहुत सारे विदेशी लोग इसके मेंबर्स बने हुए। जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना जनता के सामने है कि वो घोषित अराजकतावादी है। फिलहाल जो इसका सीजेपी का मुख्य नेता है, उसने कहा कि मैं 6 जून को भारत आ रहा हूँ। पहले तो उसने एक वीडियो जारी करा और लोगों से अपील करी कि वो हवाई अड्डे पर आ जाए और लाठी डंडा लेकर आए। हमें अपनी ताकत दिखानी है, और जो हमें रोकने का प्रयास करेगा उसके लिए हमारे हाथों में लाठी होगी।
लेकिन जब ऐसा लगा कि ये लाठी लाने का फैसला बहुत भारी पड़ सकता है, जनता का कोई हुजूम आता हुआ नहीं दिख रहा, तो उसने कल देर रात एक वीडियो जारी करा कि भाई लाठी डंडा लेकर मत आओ, हवाई अड्डे में मत आओ और आप सीधे जंतर मंतर पर पहुंचो। ये सब लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से कुछ पिछले कुछ वर्षों में अरब से लेकर नेपाल तक कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई है, कानून का शासन चरमराया है, ऐसा ही हालात भारत में हो जाए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि किसी को भी CJP कॉकरोच जनता पार्टी के चढ़ावे में आकर अपनी कमर तोड़वाने से बचना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपके रूप में कोई थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए, वो कुछ अव्यवस्था फैला दें और वहाँ कुछ लाठीचार्ज या पुलिस गोलीबारी हो जाए, कुछ लोग घायल हो जाएं, हो सके तो कुछ लोग मर जाएं, जिससे उनका आंदोलन चमक जाए। फिलहाल इस CJP में शामिल होने को लेकर मुस्लिम समुदाय भी दो भागों में बटा हुआ है। मुसलमानों का एक तबका मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो CJP के आंदोलन से बिल्कुल दूर रहें। उन्होंने कहा है कि यदि आप शामिल हो गए तो ये आगे आपको ही रखेंगे और फिर हिंसा फैलाएंगे और खुद जाकर अपने घरों में छिप जाएंगे और देश में संदेश कहा जाएगा कि CJP के नाम पर मुसलमानों ने सड़कों पर आग लगा दी और देश में पहले से ही जो हिंदू समुदाय संगठित हो रहा है वो और संगठित हो जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ तेज हो सकती है। इसलिए कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी और राजनीतिक नेताओं ने मुसलमानों से अपील करी है कि CJP के आंदोलन से दूर रहे। वहीं दूसरी ओर कुछ मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों से अपील करी है कि यह मौका है मोदी को पराजित करने का, यह मौका है योगी के सपनों को तोड़ने का, यह मौका है हिंदुओं को यह एहसास कराने का कि हम तुम्हें पराजित कर सकते हैं और इसलिए आओ और CJP के साथ आंदोलन में शामिल हो जाओ और जैसा CJP कहे वैसा करो। फिलहाल शामिल होना है या नहीं होना है ये तो मुसलमान समुदाय खुद तय करेगा, लेकिन मैं चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, दोनों से कहूँगा अराजकतावादियों से बच कर रहना चाहिए। इनकी कोई विचारधारा नहीं होती, ये विदेशी पैसे पर पलने वाले लोग होते हैं, विदेशों के लिए काम करते हैं, देश से, देश के विकास से, देश की भलाई से और देश के भाईचारे से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए ऐसे किसी भी अराजकतावादियों के संगठित आंदोलन में शामिल होने से बचें। और अब आपको लेकर चलता हूं इजराइल की ओर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका जो ईरान में शासन सत्ता में बदलाव का प्रयास कर रहा है और ईरान में उथल पुथल भी हो रही है। ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने ईरान के तथाकथित सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। तो दूसरी ओर सरकार के कुछ और प्रवक्ता कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान आरोप लगा रहे हैं कि मेरी नहीं सुनी जा रही। IRGC के कमांडरों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया। वो ईरान में शांति और विकास नहीं देखना चाहते और ईरान सहित पूरी दुनिया को हिंसा की आग में धकेलना चाहते हैं। लेकिन अचानक इजराइल के अंदर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इजराइल में सड़कें जाम कर दी गई, कारों को आग लगा दी गई, दुकानों को फूंक दिया गया और अचानक एक सनसनी फैल गई कि क्या ईरान से पहले ही इजराइल के अंदर नेतन्याहू सरकार गिर जाएगी। यदि ऐसा हो गया
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि अमेरिका जो ईरान की सरकार को गिराना चाहता है, वो ईरान की सरकार को तो पूरी तरीके से अभी नहीं गिरा पाया, लेकिन इजराइल की सरकार गिर गई। हालांकि इसके पीछे भी दो तर्क आ रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निगाह रखने वाले लोगों ने कहा है कि जो विपक्ष है इजराइल का, वो भी अमेरिका समर्थक है, और अमेरिका का डीप स्टेट ने नेतन्याहू को झटका देने के लिए ये इजराइल के अंदर संगठित हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये आंदोलन नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ है। लेकिन यदि मैं वास्तविकताओं पर निगाह डालूं तो मेरी निगाह में ना तो इसमें कोई अमेरिका का हाथ है, ना ये इसमें कोई राष्ट्रपति ट्रंप का झटका है, और ना राष्ट्रपति ट्रंप को झटका है। इसके पीछे कुछ और कारण है, वो कारण आपको बताऊंगा। और उन्हीं कारणों की वजह से ये आशंका है कि यदि नेतन्याहू सरकार ने कुछ मसलों पर अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो नेतन्याहू सरकार गिर भी सकती है। बात क्या है? इजराइल के अंदर सभी के लिए सैन्य शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन यहूदियों में दो तबके ऐसे हैं जिनको अनिवार्य शिक्षा से छूट दी हुई है। कोई इनके लिए अनिवार्य शिक्षा लेना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों के अलावा जो शेष यहूदी हैं उनको अनिवार्य शिक्षा लेनी पड़ेगी। एक समुदाय है ये शिवा, मूल रूप से पता नहीं ये कहा जाता है कि ये छात्र होते हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनमें से ही लोग वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े बड़े योजनाकार बनते हैं, जो इजराइल की भविष्य की नीतियां निर्धारित करते हैं। इन्हें वहां पर येशिवा कहा जाता है। इन येशिवा को सैन्य भर्ती से छूट थी। अब जिन लोगों के लिए सैन्य भर्ती कंपलसरी थी, उनको लगता था कि हमें तो इतनी कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन इनको पढ़ाई के नाम पर छूट मिल जाती है। वो नाराज थे इस बात से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करा इजराइल के, और इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही यह फैसला दिया कि येशिवा जो हैं इनको भी सैन्य भर्ती से छूट नहीं मिलेगी। इनको भी सैन्य ट्रेनिंग, कंपलसरी जो सैन्य ट्रेनिंग है वो लेनी पड़ेगी। बात वहीं तक खत्म हो गई, कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन अब है एक धार्मिक यहूदी। ये वो यहूदी हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों में विश्वास करते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, उसमें मंदिरों में पुजारी होते हैं, या उनके जो तमाम सहायक होते हैं वो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। इस्लाम में मौलवी होते हैं, वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, मदरसों में भी जाते हैं और मस्जिदों में भी अपने वो तकरीर वगैरह करते हैं, ये धार्मिक क्रिया करते हैं। ऐसे ही यहूदियों में भी ऐसे लोग होते हैं जो यहूदी धर्म के हिसाब से धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। इनको कहते हैं हरेदा, कुछ लोग इन्हें हरेदिम भी कहते हैं। इनकी आबादी कुल मिलाकर इजराइल की यहूदी आबादी का 13% है। हालांकि जो आधुनिक लोग हैं वो इन्हें रूढ़िवादी यहूदी कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया के साथियों का ये शब्द गलत है। ये रूढ़िवादी यहूदी नहीं है, ये वो यहूदी हैं जो यहूदी धर्म के क्रियाकलापों से, शिक्षा से, पूजा पद्धति से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी आबादी बहुत है। इनको भी
अनिवार्य सैनिक सेवा से, सैनिक शिक्षा से छूट मिली हुई थी। इनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी है और अधिकांश जो ये हरेदा होते हैं, ये हरेदा राजनीतिक दल जो बने हुए हैं उन्हीं को ही वोट भी देते हैं। अब इजराइल में चूंकि इस दौरान पिछले कुछ समय से लगातार, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार युद्ध में उलझा हुआ है, कभी हमास से, कभी हूथियों से यमन में, कभी हिजबुल्लाह से लेबनान में, और ईरान का तो आप देख ही रहे होंगे। तो फ़लस्तीन, यमन, लेबनान और ईरान लगातार, इसलिए यहूदी समुदाय का जो सैन्य बल है वो बहुत दबाव में है। स्थिति यह है, पिछले दिनों रूस के कुछ यहूदी युवा भी युद्ध में शामिल होने आए थे, और जब वो युद्ध में शामिल होने के बाद वापस लौटे तो मॉस्को के एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और पुतिन सरकार ने कहा कि यदि आप इजराइल और रूस के दोनों देशों के नागरिक हैं तो आप किसी ऐसे देश के पक्ष में युद्ध नहीं कर सकते, जिसके ऐसे देश के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते जो रूस का मित्र हो। और आपने इजराइल के पक्ष में ईरान के खिलाफ युद्ध किया है, जबकि ईरान रूस का मित्र है। खैर, इजराइल सरकार ने हस्तक्षेप किया और पुतिन सरकार ने उन 46 नागरिकों को छोड़ दिया। अब जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया और उसने कहा सैन्य बल बहुत दबाव में है, क्योंकि यहूदी आबादी बहुत नहीं है, लेकिन यहूदियों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इजराइल ने कहा कि जो ये हरेदिम हैं, जो ये हरेदा लोग हैं, इनको भी अनिवार्य सैन्य शिक्षा लेनी होगी, सैन्य ट्रेनिंग लेनी होगी। यह आदेश हुआ जून 2024 में। अब जब ईरान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य बल बहुत दबाव में है, तो इजराइल सरकार ने आदेश करा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। और ये जितने भी हरेदा यहूदी हैं, रूढ़िवादी यहूदी हैं, या कह लो धार्मिक यहूदी हैं, धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देने वाले यहूदी हैं, इनको भी पुलिस ट्रेनिंग, इनको भी सैन्य ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया जाए। नतीजा ये हुआ कि जो हरेदा युवा थे वो छिपने लगे। जब वो छिपने लगे तो इजराइल के पुलिस कमिश्नर हैं, इनका नाम है, इजराइल के जो पुलिस कमिश्नर हैं, इन्होंने एक आदेश जारी करा कि पुलिस सड़कों पर अभियान चलाए। इनका नाम है डैनी लेविस। इन्होंने आदेश जारी करा कि जहाँ पर भी ये हरेदा मिलें, इनको पकड़ लिया जाए, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और इनको अनिवार्य सेना ट्रेनिंग कैंप में ले आया जाए। जब यह आदेश जारी हो गया तो ये जितने भी हरेदा कम्युनिटी के लोग थे, ये सड़कों पर उतर आए और इन्होंने अभी 1, 2, 3 जून को पूरे इजराइल के अंदर सड़कों पर प्रदर्शन करा, रास्ते जाम कर दिए, सड़कों पर खड़ी कारों में आग लगा दी। कुछ जो छोटे मोटे जंगलात हैं, हालांकि इजराइल में जंगलात बहुत नहीं है, वहाँ आग लगा दी। कहीं दुकानों को भी आग लगा दी। और जो हरेदा राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी इस बात का पुरजोर विरोध शुरू किया है नेतन्याहू सरकार के आदेश का, और चेतावनी दी है कि यदि नेतन्याहू सरकार ने हरेदा यहूदियों के लिए अनिवार्य सेना प्रशिक्षण लेने के आदेश को वापस नहीं लिया तो वो नेतन्याहू सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और नेतन्याहू सरकार जिस गठबंधन पर टिकी हुई है उसमें हरेदा राजनीतिक दल शामिल है, और ये भी निश्चित है कि चुनावी गणित ऐसा है कि यदि हरेदा राजनीतिक दलों ने समर्थन वापस ले लिया तो नेतन्याहू सरकार गिर जाएगी और इजराइल में
एक नई सरकार की स्थापना हो जाएगी। तो बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ईरान से पहले इजराइल की सरकार गिर जाएगी, या इजराइल में नेतन्याहू सरकार अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए अपने उस आदेश को वापस ले लेगी जिसमें कहा गया है कि हरेदिम यहूदियों को भी अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा। फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव है, हिजबुल्ला इजराइल के बीच घना टकराव है, हमास को लेकर लगातार बहुत दबाव है। यदि नेतन्याहू सरकार गिर जाती है तो ये इजराइल के लिए एक झटका भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अचानक हमास, हूथी, हिजबुल्ला और ईरान इजराइल को दबाव में लेने का प्रयास करें। इसलिए इस वक्त इजराइल में राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। देखना है हरेदा राजनीतिक दल क्या फैसला करते हैं, नेतन्याहू सरकार कैसे इस चुनौती से निपटती है, और देखना है कि ये नेतन्याहू सरकार गिरती है या बची रहती है। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और आपसे फिर रोजाना की तरह अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो बताना, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताना, निश्चित रूप से उस विषय पर चर्चा करूंगा। और हाँ, यदि मेरी किसी बात से असहमति है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी बात बताएं, और मैं आपकी असहमति पर निश्चित रूप से अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।